अस्सलाम वालेकुम छोटे बच्चों, दरमियाने बच्चों, बड़े बच्चों, बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मेरी आपने कहानी सुननी गौर से। आज मैं सुना रहा हूँ मादे वतन से बेवफाई मत करना। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके सही मफ़हूम का इल्म बहुत देर से होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, और याद क्यों ना हो, वक्त गुजरने और कैलेंडर की तारीखें साथ बदलने के साथ साथ मैंने इस याद को खुद इतनी बार ताज़ा किया कि इसका मफ़हूम रोशन होकर आंखों के सामने आ जाता है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी अम्मी तख्त पोश पर बैठी हैं। तख्त पोश पर साफ सुथरे हल्के नीले किनारों वाली सफ़ेद चादर बिछी है। एक तरफ अम्मी की तस्वीर पड़ी है। तकिया साफ सुथरा और बेदाग है। दोपहर का वक्त था। दोपहर को खुलकर बारिश हो रही थी और अब हवा में ठंडक थी, और करीब ही अमरूदों के बाग की खुशबू रची बसी हुई थी। मैंने किताबें बस्ते में रखी। स्कूल से छुट्टियों का जो काम मिला था, मैंने आज उसे ख़त्म कर लिया था। मैं तीसरी जमात में पढ़ता था। बस्ता ताक में रख कर मैंने अम्मी की तरफ देखा। उनका चेहरा बहुत उदास दिखाई दे रहा था। अम्मी, मैं राशि के साथ खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, अम्मी ने धीमे लहजे में कहा था। मैं चलने लगा तो उनकी आवाज़ सुनाई दी, बेटे बात सुनो। मैं रुक गया और उनके करीब जाकर तख्तपोश हो गया। तख्तपोश पर बैठ गया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और आहिस्तगी से कहा, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम मेरी आंखों का नूर हो। अगर अगर कोई गलती भी करते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रहा था और ये समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मी ऐसे बातें क्यों कर रही है। अम्मी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी एक और माँ भी है। मैं चूँकि और हैरान रह गया। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मेरी एक और माँ भी है? हाँ। अम्मी के चेहरे पर बला के संजीदगी थी। हाँ, तुम्हारी एक और माँ भी है। एक ऐसी माँ, अगर उसकी इज़्ज़त, उसकी सलामती के लिए जान भी देनी पड़े तो तुम्हें अपनी जान कुर्बान कर देनी होगी। अम्मी की बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरा दिल तो सवालों से भर गया था। दूसरी माँ कौन है वो? मैंने उसे कभी नहीं देखा। क्या किसी की दो माएँ हो सकती हैं? नहीं, लेकिन अम्मी तो ये भी कह रही हैं कि उस माँ के लिए जान भी देनी पड़े तो जान दे देनी चाहिए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम गलती करते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगर तुमने उस माँ के हकूक़ पूरे ना किए, इसमें किसी किस्म की गफलत की, तो वो माँ तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर तो वो बड़ी ज़ालिम हुई। बेख्तियार मासूमियत से मैंने कहा था, नहीं, वो बहुत मेहरबान और बहुत रहम दिल है। लेकिन अगर उसके हकूक़ पूरे ना किए जाएँ तो नाराज़ होना उसका हक़ है। उसका नाम है पाकिस्तान। वतन इंसान की माँ होता है। सुना बेटे पाकिस्तान? हाँ बेटे, पाकिस्तान। मेरी अम्मी ने कहा। पाकिस्तान जो अब बन के रहेगा। मेरी अम्मी ने बहुत बातें की। बार बार उनकी गुफ्तगू में पाकिस्तान का नाम आया। बड़ी अकीदत और मोहब्बत से ये नाम उनके होंठों पर आ रहा था। मेरी बातें याद रखना, इन्हें कभी फरामोश मत कर देना। उस राशिद के साथ खेलते हुए मैंने बार बार पाकिस्तान का जिक्र किया, और खेल भूल कर हम पाकिस्तान की बातें करने लगे। हम बहुत कुछ ना जानते हुए भी जानते थे कि पाकिस्तान बनने वाला है। पाकिस्तान मुसलमानों का वतन और मुल्क होगा। हम गुलाम हैं। अंग्रेज़ हम पर हुकूमत करते हैं। हिंदू हमें लूटते हैं। हमारा मज़हब ख़तरे में है। कायद-ए-आज़म हमारे लीडर हैं। वह पाकिस्तान बना रहे हैं। हम आज़ाद होने वाले हैं। पाकिस्तान बनने वाला। हाँ, ये सब बातें हमने सुन रखी थी। पाकिस्तान के हकूक़ में निकलने वाले जुलूस भी हमने देखे थे। स्कूल में एक बार एक हिंदू लड़के जिगर कशूर ने मुझसे बड़ी हकारत से कहा, देखेंगे मुस्लिमों का पाकिस्तान कैसे बनता है। तब मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने दांत पीस कर नारा लगाया था, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। हाँ, ये सब मुझे मालूम था, लेकिन अम्मी ने तो अनोखी बात कह दी थी। पाकिस्तान मेरी माँ है। मुझे इसके हकूक़ पूरे करने हैं। इसके लिए जान भी देनी पड़े तो बिला दरेक जान कुर्बान कर देनी है। ये बातें इतनी अनोखी थी कि मैंने इन्हें कभी भूल ना सका। और फिर एक दिन पाकिस्तान बन गया। मैं सच कहता हूँ, आज मैं अधीर उम्र का इंसान हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा रद्द-ए-अमल क्या था। 7 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान बनने की खबर सुनकर मैंने जिस तरह
जिस तरह खुशी महसूस की थी वैसी मुसरत खुशी मैंने ज़िंदगी पर कभी महसूस ना कर सका। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद मैंने ये महसूस किया कि हम पर क़यामत टूट पड़ी है। मुसीबतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने मेरे मासूम जहन पर गहरे असरात छोड़े हैं। पाकिस्तान बनने के चंद रोज़ बाद एक दिन मेरे अब्बा जान की लाश घर आई। हिंदुओं ने उन्हें शहीद कर दिया था। मेरी अम्मी ने आंसू नहीं बहाए, मुझे सीने से लगा दिया और कहा था, तेरे वालिद पाकिस्तान पर कुर्बान हो गए। अब इस दुनिया में हम माँ बेटा अकेला रह गए थे, जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, जहाँ इंसानी जान की कोई कीमत ना रही थी। हमें अपना छोटा सा प्यारा सा घर और उसका सारा सामान अपना शहर छोड़ कैंप में जाना पड़ा, जहाँ हमारे तरह के हज़ारों लूटे पटे बेघर मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए बेताब थे। कोई मददगार ना था। हर वक्त हिंदुओं सिखों के हमले का ख़तरा सर पर मंडलाता रहता। हम एक वक्त रोटी खाते, पीने के लिए गंदा पानी था, और फिर एक दिन भेड़ बकरियों की तरह हम रेलगाड़ी के डब्बों में ठूंस दिए गए। आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था, सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। फिर वो गाड़ी पाकिस्तान की तरफ रवाना हुई। रास्ते में वो रोक लिए गए, उस पर हमला हुआ, कई डब्बे लूट लिए गए, कितनी ही औरतें हिंदू सिख अगवा करके ले गए। एक दिन गहरी शाम के वक्त हम लाहौर पहुँचे। हज़ारों प्लेटफार्म पर बैठे थे हज़ारों इंसान प्लेटफार्म पर बैठे थे, और मैंने देखा वो सब लोग जो रेलगाड़ी में सहमे हुए थे, भूखे प्यासे थे। रेलगाड़ी से उतरते तो उनके सर सजदे के लिए ज़मीन को छू रहे थे। मेरी माँ भी सजदा कर रही थी और मेरा माता भी ज़मीन को छू रहा था। हम सब उस खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे जिसने हमें ज़िंदा सलामत अपने वतन अपने पाकिस्तान पहुँचा दिया था। पाकिस्तान में हमारा कोई रिश्तेदार ना था। यह सरज़मीन हमारे लिए अजनबी थी। मेरी माँ की अभी अजनबी थी, लेकिन मेरी अम्मी का चेहरा तनता रहा था, आंखें जमक कर रही थीं। बेटा, हम अपने आज़ाद वतन में आ गए, पाकिस्तान में। मैंने कदरे बेजारी से कहा था। अम्मी, हम कब तक यहाँ प्लेटफार्म पर पड़े रहेंगे? देखो तो यहाँ कितनी गंदगी है। फिर एक दिन हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से वाल्टन कैंप चले गए। वाल्टन कैंप का नाम मेरे दिल पर खुद किया है। हमारी तरह हज़ारों अफराद वहाँ मौजूद थे। हम पनाह गज़ीर थे, लोग हमें इसी नाम से पुकारते थे। लोग खुद भी अपने आप को यही नाम देते थे। जब मैं किसी से बातें कर रहा था तो मैंने कहा, हम पनाह गज़ीर हैं। मेरी अम्मी ने सुन लिया, मुझे बल से पकड़कर एक तरफ लेकिन कदे सख्त लहजे में कहा, ऐसा फिर ना कहना बेटे, हम पनाह गज़ीर नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी? हाँ, पाकिस्तानी। अपने आपको कभी पनाह गज़ीर मत समझना। फिर हमें एक दिन एक बस्ती में एक छोटा सा मकान मिल गया। हमारी नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। मेरी अम्मी एक दिन चक्कर मुझे स्कूल में दाखिल करवा आई और मेरे जहन में सवालों ने सर उठाना शुरू कर दिया। अबू तो शहीद हो गए, अब मेरी फ़ीस कौन देगा? खाएंगे कहाँ से? मेरे कपड़े फट रहे हैं, मैं नंगे पाँव स्कूल जा रहा हूँ। मुझे जूता कब मिलेगा? यही सवाल मैंने एक दिन अम्मी से बेसख्ता अंदाज में पूछ लिया। अम्मी का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे, जिसने हमें पाकिस्तान दिया है, हमारा वतन दिया है, हमें गैरों की गुलामी से आज़ाद किया है, वही हम सबको सब कुछ देगा। तुम अपना जी पढ़ाई में लगाओ, खूब पढ़ो, अच्छे पाकिस्तानी बनो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। हमें सब कुछ पाकिस्तान देगा। हाँ, हमें सब कुछ पाकिस्तान देगा। मेरी अम्मी ने एक कढ़ाई सिलाई के स्कूल में मुलाजमत कर ली। मैं स्कूल चला जाता तो वो भी अपने काम पर चली जाती। स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं अम्मी के साथ स्कूल चला जाता, जहाँ अम्मी बहुत सी औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। जब अम्मी को छुट्टी होती तो मैं इनके साथ घर का रुख करता। अम्मी घर आकर खाना पकाती, मैं स्कूल का काम करता और वक्त गुजरता चला गया। मैंने जब 10वीं का इम्तहान पास किया तो मैं बहुत कुछ जान चुका था। सही मायने में अब मुझे अपनी आज़ादी गैरों की गुलामी का फ़र्क महसूस हुआ। मैं अपनी मेहनत से जो चाहे अपने वतन में बन सकता था। अगर पाकिस्तान में ना होता और अंग्रेज़ों की गुलामी और हिंदू की बेइंसाफ़ियों की दुनिया में रहता तो मेरी तरक्की के दरवाजे हमेशा बंद रहते। तुम पाकिस्तान की खिदमत किस तरह करोगे? अम्मी ने पूछा था। मैंने अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखा, उनका हाथ थामा और कहा, अम्मी, मैं ट्यूशनें पढ़ाऊँगा और कॉलेज में दाखिला ले लूँगा। पाकिस्तान का बोझ नहीं बनूँगा, पाकिस्तान का एक अच्छा और ज़िम्मेदार शहरी बनूँगा। मैं शाम को 3 बजे पढ़ने लगा। सुबह कॉलेज हो जाता। मेरे हौसले जवान थे और मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थी। और मेरी दूसरी माँ पाकिस्तान ने मुझे अपनी मोहब्बत बड़ी आगोश में ले लिया था। मैंने बीए का इम्तहान पास कर लिया तो अम्मी ने पूछा, अब क्या इरादे हैं? मैं एमए करूँगा अम्मी। हाँ बेटे, पाकिस्तान को पढ़े लिखे मेहनती ईमानदार पाकिस्तान की ज़रूरत है। एमए के बाद मैं एक सरकारी महकमे में जूनियर अफसर की हैसियत से मुलाजिम हो गया। मेरी अम्मी को अब मेरी शादी की फ़िक्र लगने लगी।
रहने लगी। वो फिर एक दिन मेरा रिश्ता तय करेंगी। जिस वक्त मेरी शादी थी उस वक्त फजर की नमाज के उन्होंने मुझसे कहा, नसीब बेटे, तुमने देखा तुम्हारी दूसरी माँ पाकिस्तान ने तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी है। तुम आज़ाद हो, अच्छे ओहदे पर फाइज हो, हम खुशहाल हैं। आज तुम्हारी शादी हो रही है। एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखी जा रही है। तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, मेरी खिदमत से भी ज़्यादा नसीहतों पर अमल किया है। तुम सच्चे पाकिस्तानी हो। अच्छे, आज फिर तुम्हें एक नसीहत कर रही हूँ। आज से तुम एक नए ख़ानदान के बानी बन रहे हो। अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा। अपने बच्चों को सच्चे पाकिस्तानी बनाना, पाकिस्तान पर जान निछावर करने वाले, अपनी माँ पाकिस्तान के हकूक़ पूरे करने वाले, पर कोई कोताही ना करने वाले। वादा करो। मैंने वादा कर लिया, मेरी शादी होगी। जमीला बहुत अच्छी बीवी साबित हुई। उसने मेरी खिदमत में इतनी लगन का मुजाहरा किया कि अम्मी उसे दुआएं देते तक ना थकती थी। अम्मी से किया हुआ वादा कितना सादा था, लेकिन जब अमल करना पड़ा तो इस वादे की आबरू रखने के लिए अनगिनत मुखालफतों और साजिशों का मुकाबला करना पड़ा। इस वादे की तकमील के लिए लोहे के चने चुबाने पड़े। पाकिस्तान ने दामन माला माल कर लिए थे। जिनकी झोलियाँ खाली रह गई थीं उनको भी आज़ादी की दौलत तो दी थी, लेकिन रिश्वत, सिफारिश, करबा परवरी और बदईमानी का एक तूफ़ान आ गया जब जो सबको बहा ले गया। मुझे अपनी माँ से किया हुआ वादा याद था। मुझे याद था कि दूसरी माँ पाकिस्तान के लिए मुझे हर बुराई का मुकाबला करना है। अगर मैं इस मुकाबले में बुज़दिल साबित हुआ तो वक्त आने पर अपनी माँ के इनका नज़ारा कैसे पेश कर सकूँगा। वादा निभाना बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैं भी पाकिस्तानी बन गया। किसी दबाव, किसी सिफारिश, किसी धमकी, किसी नुकसान का ख्याल किए बगैर मैं ईमानदारी से काम करता रहा। हर नाजायज़ काम से इनकार कर दिया। मेरे तबादले हुए, मेरी तरक्की रोक दी गई, मेरे लिए बहुत सी दुश्वारियाँ पैदा कर दी गई, लेकिन मैं रास्ती और बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत वफादारी की राह पर चलता रहा। मेरी अम्मी मुझसे बहुत खुश थी। वो मुझे दुआएं देती थी। मेरी माँ पाकिस्तान भी मुझसे बहुत खुश थी। मैंने उसके हकूक़ पूरे किए। जी मम्मा तारा कब मैंने उसके हकूक़ पूरे किए थे। उसे कभी नाराज़ होने का मौका नहीं दिया था। अम्मी आखिरी सांस ले रही थी। हम सब जानते थे कि उनका आखिरी वक्त आ गया। मैं अम्मी की पांति खड़ा था, अपनी पाँव की तरफ खड़ा। मेरी बीवी जमीला उनके सामने के करीब बैठी सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। मेरे दोनों बेटे मुनीर और नज़ीर अपनी दादी को देखकर आंसू बहा रहे थे। और फिर मेरी अम्मी ने आंखें खोली, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, हाथ को मुश्किल से ऊपर उठाए और इशारा किया। मैं उनके करीब पहुंचा। आंसू रोके जो तूफ़ान की तरह दिल और आंखों में उमड़ने के लिए बेचैन हो रहे थे। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब वो बोली तो उनकी आवाज़ में इस्तकामत थी। हर इंसान को एक दिन मरना है, लेकिन याद रखो मैं नहीं मरूंगी जब तक अपनी दूसरी माँ पाकिस्तान के हकूक़ पूरे करते रहोगे, उसकी खिदमत में कोई कोताही ना करोगे। मैं ज़िंदा रहूँगी। अपना वादा याद रहेगा ना। अम्मी, मुझे अपना वादा याद है। मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। पाकिस्तान को कभी नाराज़ मत करना, मेरी अम्मी ने कहा। फिर कलमा पढ़कर अपनी जान, ज़िंदगी और मौत के मालिक को सौंप दी। मेरा बेटा मुनीर मेरी तरबियत के बावजूद मुझसे इख्तिलाफ़ करता है। छोटा बेटा नज़ीर भी अपने बड़े भाई से उलझने लगता है, क्योंकि नज़ीर की रूह में पाकिस्तान की मोहब्बत समाई हुई है। मुनीर मुझे और अपने भाई को क़दामत पसंद समझता है। वो ज़बान से नहीं कहता, लेकिन दिन में मुझे अहमक और बेवकूफ़ कर डालता है। इतने अहम ओहदे पर फाइज होने के बावजूद हमारी ज़ाती शानदार खोटी नहीं, बड़ी कार नहीं, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं। मैं मौका से फ़ायदा ना उठाकर उसके नज़दीक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। उसका मशवरा है कि मुझे रिटायर होने से पहले दोनों हाथों से नाजायज़ और रिश्वत की दौलत समेट कर अपनी मर्ज़ी कसर निकाल लेनी चाहिए। वो मुझसे उलझता है। हाँ, अपने बाप को ज़माने की ऊँच नीच समझाता है। बरसों से मैंने जिस माँ को कभी नाराज़ होने का मौका नहीं दिया, वो चाहता कि मैं उसी माँ से बेवफाई करूँ, उसके सीने में रिश्वत, बदईमानी और बेइंसाफ़ी का खंजर घोंप दूँ। वो खुद एक सरकारी ओहदे पर फाइज हो चुका है। तमाम मखलूक़ात में इंसान सबसे ज़्यादा मोहताज है। मैं उसे समझाता हूँ उसके सामने तरक्की के रास्ते खुले हैं। हमें ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी से अपना काम करके अपने वतन की खिदमत करनी है।
वो जवाब उठता है, खिदमत खिदमत खिदमत। मैं इस लफ्ज़ से बेजार हो गया हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे दिल में किसी किस्म का एतराज़ नहीं। मैं कतई तौर पर नाराज़ हूँ। और शाम मुझे पता चला कि मेरे बेटे मुनीर ने पहले ही रिश्वत ली है। मैंने इसकी तस्दीक की। इत्तला दुरुस्त थी। मेरे बेटे मुनीर ने वाकई एक नाजायज़ काम करने के लिए अपने ओहदे इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर रिश्वत कबूल कर ली थी। वो मेरी ही दफ्तर में मुलाजिम है। मैंने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उससे मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया है। उसका केस मुतल्लिका सरकारी महकमे के सपुर्द कर दिया है। उसके गुनाह का ठोस सबूत भी पेश कर दिया है। वक्त आने पर मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा। मैंने उससे आग कर दिया है। आज के अखबारों में ये खबर शायद हो चुकी है। मेरा ज़मीन मुतमिन है। अम्मी ने कहा था पाकिस्तान को नाराज़ मत करना। मैंने वादा किया था कि ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान भी पाकिस्तान पर कुर्बान कर दूँगा। मैंने एक रिश्वतखोर पाकिस्तान दुश्मन बदनमान बेटे के खिलाफ कार्रवाई है। मेरा फ़र्ज़ था। फिर अम्मी को नाराज़ नहीं किया, पाकिस्तान को नाराज़ नहीं होने दिया। वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान को बेचकर भाई जजीरे पर चले जाते हैं। मैं उनको क्या कहूँ, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं।